किसानों के दर्द ने हमें बेचैन किया हुआ था। हम बीबीपुर के वेद प्रकाश की अधूरी कहानी जान चुके थे। कटवाल के बलवान की मौत का मातम देख चुके थे। पापा ही थे हमारे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आगे नहीं बोलना चाहिए। रिवाड़ा के युद्धवीर के घर का नजरौटा हमें डरा चुका था। कुछ दिल को झकझोर देने वाली किसानों की ढेरों कहानियां सामने आ चुकी थीं। हर जगह दर्द था, कर्ज था, मातम था, मजबूरी थी। कहीं भी ना तो मदद थी और ना ही मुआवजा। हम हाईवे पर बढ़ रहे थे और खेतों को देखकर सोच रहे थे कि आखिर कब तक किसान यूं ही मरता रहेगा। कब तक ऊंट की तरह उसकी जिंदगी एक ही रफ्तार से चलती रहेगी। कब तक उपलों के सहारे घर का चूल्हा जलता रहेगा। किसान कब तक सुलगता रहेगा। क्या कोई किसान का सहारा नहीं बन सकता? घरौंडा के मशहूर पकौड़े वालों ने हमें बताया कि भैया, हमारे पकौड़ों के अलावा यहाँ की वैकल्पिक खेती भी मशहूर है। तो हम पहुंच गए करनाल के घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में। हरियाणा में किसानों की फसल बर्बाद होने और उनकी मौत के सिलसिले के बाद हमें भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या किसानों को वैकल्पिक खेतीबाड़ी का कोई जरिया नहीं मिल सकता है। इसी की तलाश में आज हम पहुंचे हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, जो कि इंडो इजरायली प्रोजेक्ट है। करनाल में ये मौजूद है, करनाल के घरौंडा में बना हुआ है और नेशनल हाईवे से सटा हुआ है। आज हम यहाँ पर जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या किसानों को कोई विकल्प मिल सकता है और अगर मिल सकता है तो वो कितना फायदेमंद होगा। जानने की कोशिश करते हैं। हम इस सेंटर के उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार से मिले, उनसे हर एक चीज की जानकारी ली। हमने उनसे इस सेंटर के बनाए जाने का मकसद भी पूछा। तो हमारा इस सेंटर को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारी मेन टेक्नोलॉजी है जिनसे किसान को बेनिफिट हो सकता है, जिनका हम नाम लेते हैं जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हिंदी में बोले तो संरक्षित खेती, या फिर माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इनका हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, किसान को करके दिखाएं खुद, ताकि जो भी किसान यहाँ पे आए उस टेक्नोलॉजी को देखे और उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो, ताकि उस कॉन्फिडेंस से वो अपने फील्ड में उसी जुनून से उस काम को करे और अपनी आर्थिक दिशा को सुधारे। हमारा मकसद भी इस केंद्र की तरह साफ था। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि क्या किसान के पास परंपरागत खेती के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता है। जवाब हाँ में था। तो ये सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर है टोटली मौसम पे डिपेंड है। ज़्यादा बारिश तो नुकसान, पाला पड़ गया तो नुकसान, तेज़ हवा चल गई तो भी नुकसान। तो मौसम पे काफ़ी हद तक डिपेंड है। और जो हम टेक्नोलॉजी बताते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है। यदि किसान इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है तो उसका जो काफ़ी मात्रा में जिसको कहते हैं कि नुकसान के जो चांसेस हैं मौसम के कारण, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। बात संरक्षित खेती की चल रही थी। मन में सवाल था कि क्या वाकई संरक्षित खेती से किसान अपनी फसल को पाला और बेमौसमी बारिश से बचा सकता है। जैसे यदि हम पॉली हाउस में कोई वेजिटेबल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो ना तो उसमें पाला कुछ उस सब्जी का कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही ज़्यादा रेनफॉल, और जो कीट हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं वो भी इसमें एंटर नहीं हो पाते हैं। इस सेंटर में हमें पता चला कि देश भर के किसान यहाँ खेती का ज्ञान लेने आते हैं। सिर्फ हरियाणा में पिछले 3 सालों में करीब 1200 एकड़ जमीन पर
पॉली हाउस बनाकर खेती शुरू की गई है। लेकिन पॉली हाउस बनाने का खर्चा सुनकर हमारे होश उड़ गए। देखिए, इनिशियल जो कॉस्ट है वास्तव में महंगी है, लेकिन सरकार उसमें किसान को पूरा सपोर्ट देती है। यदि हम 1 एकड़ के खर्चे की बात करते हैं तो 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आता है पॉली हाउस को बनाने का, जिसमें आपका पॉली हाउस और उसमें जो पानी का सिस्टम लगता है वो दोनों इंक्लूड है। यदि हम 844 रुपये के हिसाब से पैसा बनाते हैं तो 4000 स्क्वायर मीटर का 33,76,000 रुपये बनते हैं। अगर 1 एकड़ में पॉली हाउस बनाया जाता है तो उस पर करीब 33 लाख रुपए का खर्च आता है। जाहिर है ये रकम किसी भी मामूली किसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। सो पूछ लिया कि भाई साहब, अगर किसान के पास इतना ही पैसा होता तो वो आज मरने को मजबूर नहीं था। 2 मिनट में हमारा भी कंफ्यूजन दूर हो गया। और उसका 65% लगभग 21,94,000 रुपये सरकार एज ए सब्सिडी के रूप में देती है। तो जो बाकी जो पोर्शन है लगभग 12 लाख रुपए का, वो किसान को एज ए 35% शेयर अपना जेब से वहन करना पड़ता है। यदि उस किसान के पास नहीं है तो वो बैंक से फाइनेंस करा सकता है, किसी भी नेशनलाइज बैंक से या प्राइवेट बैंक से, सभी सेक्टर में लोन करते हैं। अब पूरा हिसाब समझ में आ गया था। 1 एकड़ जमीन पर पॉली हाउस बनाने में 33 लाख का खर्चा आता है, जिसमें 65% यानी करीब 21 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। बचते हैं 12 लाख रुपए, जिसमें 75% रकम पर किसान सरकारी बैंक से कर्ज ले सकते हैं, यानी 9 लाख रुपए का कर्ज मिल सकता है। ऐसे में किसान को पॉली हाउस तैयार करने के लिए शुरुआत में सिर्फ 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और साल में कम से कम 5 लाख रुपए की आमदनी कहीं नहीं गई। तो इसमें एग्जैक्ट हम बता पाना बड़ा मुश्किल रहेगा कि उसमें एग्जैक्ट कितना मुनाफा रहता है किसान को, लेकिन हम ये उसमें दावे के साथ कह सकते हैं कि किसान को जो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं या प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो उसका प्रोडक्शन है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम, किसान 5 से 10 गुना ज़्यादा पैदावार इसमें इस टेक्नोलॉजी से ले सकता है। सब्जियों का बाजार भाव चढ़ा तो मुनाफा 8 से 10 लाख रुपए सालाना का हो सकता है, क्योंकि इस तरह की खेती में उन्हीं सब्जियों को बोया जाता है जो बाजार में महंगे भाव में बिकें। सब्जी उगाने के लिए इस केंद्र में नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड बीज से तैयार प्याज की बम्पर पैदावार भी इसी सेंटर में हुई है, जो दूसरी जगहों के मुकाबले करीब 2 गुनी है। प्याज की ये खेती और पैदावार यहाँ पे इंडो इजरायली जो उत्कृष्ट सब्जी केंद्र है वहाँ से हुई है। इस वक्त इस पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धर्म सिंह जी, जो कि वेजिटेबल एक्सपर्ट हैं। धर्म सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी पैदावार जो है वो यहाँ से होती है और किसानों को कितना जो है वो फायदा होता होगा? सीवी ग्रोंडा के अंदर जो भी फसल लगाई जाती है वो प्रदर्शनी के लिए लगाई जाती है, ताकि बाहर से किसान आके उसको देख सकें। यहाँ पर नए नए बीज और नई तकनीक से लगाए जाते हैं। जैसे कि इस बार हमने जो ये प्याज लगाया, इसका जो सीड है ये जापान से आया था। इसका 821 नंबर था और ये 1-2 किसानों ने भी लगाया है। और ये हाइब्रिड बीज है। जो अब तक बीज लगता था वो बिना हाइब्रिड के लगता था, लेकिन ये हाइब्रिड लगाकर देखा, इसकी जो पैदावार है दूसरे से जस्ट डबल है। और ये ड्रिप इरिगेशन पे लगाया गया है, क्योंकि जो किसान है वो खुले में बिना ड्रिप इरिगेशन के लगाता है। उससे क्या होता है कि उसमें उसको काफ़ी बीमारियां आती हैं और उसका साइज भी नहीं बन पाता। इसलिए ये हमने बेड बनाकर उसके ऊपर ड्रिप डालकर उसके ऊपर इस बीज को लगा करके प्रदर्शनी के तौर पे दिखाया गया है। एक वेजिटेबल एक्सपर्ट होने के नाते आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं किसानों को ये सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो हरियाणा में परंपरागत जो खेती है वो जीरी और गेहूं है। और गेहूं के अंदर इस साल लगातार बारिश होने के कारण से गेहूं है जल्दी खराब हो गई है। हुई तो काफ़ी हमारी सब्जी भी है, लेकिन सब्जी का ड्यूरेशन है, समय बहुत कम होता है। यदि वो एक बार भी खत्म होगी तो दोबारा लगाई जा सकती है और उससे अच्छी आमदनी ली जा सकती है। इसलिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि गेहूं के साथ साथ वो 1-2 एकड़ में अपने साथ सब्जी भी लगाएं, ताकि उसको उससे अच्छी आमदनी मिलती रहे। ये सारा
हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट था। दरअसल पूरे देश में खेतीबाड़ी का काम 2 हिस्सों में बटा हुआ है।